अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का 11th लेक्चर, और जिसमें चैप्टर नंबर 3 हमारा कंटिन्यू है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ को कवर किया था और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा एक टॉपिक, और वो है टेंशन इन द स्ट्रिंग और उसके दोनों केसेस। तो सबसे पहले टेंशन की डेफिनेशन समझ लो। देखो, अगर किसी बॉडी को विद द हेल्प ऑफ एनी इलास्टिक मटेरियल, यानी कि स्प्रिंग, यानी कि कोई कॉर्ड हो, यानी कि कोई स्ट्रिंग हो, कोई रोप हो, उसकी मदद से अगर मैं किसी बॉडी को हैंग कर दूं, तो जो बॉडी का वेट होगा वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड, लेकिन नतीजे में रस्सी जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी वो फोर्स अप्लाई करेगी अपवर्ड। और वो जो रिएक्शन फोर्स है जो उसने वेट के अगेंस्ट अप्लाई की है वही कहलाती है टेंशन इन द स्ट्रिंग। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो वेट के अगेंस्ट हो, वो किसी भी फोर्स के अगेंस्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक रोप किसी दीवार से जुड़ी हुई है और हम उसको खींचते हैं अपनी तरफ, तो हम क्या देखेंगे, तो खींच तो हम रहे होंगे, फोर्स हम अप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन हमें ऐसा लगेगा जैसे कि वो जो स्ट्रिंग है वो हमें अपनी तरफ खींच रही है। तो एक फोर्स तो हम अप्लाई कर रहे हैं उस इलास्टिक मटेरियल पे, यानी कि स्ट्रिंग के ऊपर, नतीजे में वो हमारे ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है अगेंस्ट डायरेक्शन में, और वही रिएक्शन फोर्स कहलाती है टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो कि स्प्रिंग में हो सकती है, या मैंने बताया रोप में, स्ट्रिंग में, और कोई से भी इलास्टिक मटेरियल के अंदर हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास इस टेंशन इन द स्ट्रिंग के दो केसेस हैं और हम बारी बारी उन दोनों केसेस को कवर करते हैं। सो ये है केस 1 ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली। तो इस केस के अंदर जो दोनों बॉडीज़ हैं वो वर्टिकली मूव कर रही हैं। है क्या, एक स्ट्रिंग की मदद से दो बॉडीज़ कनेक्टेड है, एक है बॉडी ए और दूसरी है बॉडी बी। बॉडी ए जो है उसका वेट हो जाएगा फॉर एग्जांपल W1, और वही जो W1 है, क्योंकि W बराबर होता है mg के, तो वो बराबर हो जाएगा m1g के। और उसी तरीके से जो दूसरी बॉडी है बॉडी बी, उसके वेट को हम नाम दे देंगे W2 का, और क्योंकि W बराबर होता है mg के, तो ये बराबर हो जाएगा m2g के। ठीक है, और फिगर में भी ये बात क्लियर है कि जो बॉडी ए है वो हैवियर है बॉडी बी से, यानी कि वो बॉडी मूव कर रही होगी नीचे की तरफ, और अगर ये वाली बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो यकीनन ये जो बॉडी बी है ये मूव कर रही होगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम दो चीज़ें फाइंड करनी है हमें, एक्सेलरेशन और टेंशन। तो सबसे पहले हम डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉडी ए को स्टडी करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, बॉडी ए के ऊपर दो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। एक है वेट जो कि एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, यानी कि W1, जो कि हमने बराबर कहा है m1g के, और इसी तरीके से जो रस्सी की फोर्स है ऊपर की तरफ, जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, उसे हम कहते हैं टेंशन, वो अप्लाई हो रही है अपवर्ड। ठीक है, तो बात ये है कि अगर ये बॉडी नीचे मूव कर रही है, जैसे कि हमें नज़र आया, तो उसके मुताबिक ये बात कंफर्म है कि वेट ज़्यादा और टेंशन कम। ठीक है ना, अगर टेंशन ज़्यादा होती तो बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती, दोनों बराबर होते तो मूव ही नहीं करती, और अगर नीचे की तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब वेट ज़्यादा और टेंशन जो है वो कम होगी। तो अगर मैं नेट फोर्स मालूम करना चाहता हूँ जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे, यानी कि वेट में से माइनस कर देंगे टेंशन को। तो वेट है W1 और टेंशन बराबर है T के, और फोर्स को हमने नाम दे दिया F1 का, और क्योंकि नाम F1 दिया है तो उसका जो वैल्यू है F बराबर होता है ma के, तो बराबर हो जाएगा m1a के, और जो वेट है वो हमने पहले बता दिया m1g के बराबर है, माइनस टी एज इट इज़। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, जो हमने डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉडी ए को स्टडी करा। अब क्या करते हैं कि अपवर्ड मोशन ऑफ बॉडी बी को स्टडी कर लेते हैं, जो बॉडी बी का अपवर्ड मोशन है। अच्छा, बॉडी बी अगर अपवर्ड मूव कर रही है तो भाई इसके ऊपर दो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। एक तो है टेंशन जो कि अप्लाई हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरी फोर्स है वेट जो कि एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये बॉडी ऊपर मूव कर रही है तो ये बात कंफर्म है कि टेंशन ज़्यादा और वेट कम। तो अगर मुझे नेट फोर्स मालूम करनी है तो मैं वही काम करूँगा, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर दूंगा, यानी कि टेंशन माइनस वेट। तो टेंशन को T से शो किया, वेट जो है वो W2 के बराबर है, और फोर्स को हमने इस मरतबा नाम दे दिया F2, तो F2 बराबर होगा m2a के, टेंशन एज इट इज़, और वेट जो है वो बराबर है m2g के। एंड ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना था एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, जो कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 थी, हम कर देंगे ऐड। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे m1a प्लस m2a, और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा m1g माइनस t और t माइनस m2g। तो ये जो प्लस का t है और माइनस का t है ये हो गए कैंसिल। यहाँ पर क्या आ गया, m1a प्लस m2a
और इधर बच गया m1g माइनस m2g। यहाँ से कॉमन आ गया है एक्सेलरेशन और राइट हैंड साइड से कॉमन आ जाएगा g। और क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्सेलरेशन की, तो ये जो m1 प्लस m2 लिखा है a के साथ मल्टीप्लाई में, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो जाके हो जाएगा डिवाइड। तो एक्सेलरेशन का आंसर आएगा m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यह है फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इन केस 1। फिर टेंशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, टेंशन के लिए क्या करेंगे? टेंशन के लिए हम ये जो वैल्यू हमने फाइंड की थी अभी एक्सेलरेशन की, उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। क्या थी इक्वेशन नंबर 2? इक्वेशन नंबर 2 थी m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। तो ये जो एक्सेलरेशन है उसकी जगह पर हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी। ये रही एक्सेलरेशन की वैल्यू, हमने पुट कर दिया। क्या करेंगे अब? ये जो माइनस का m2g है इसको इस तरफ ले आया, ये प्लस का m2g आ गया, और फिर हमने कॉमन ले लिया m2g को। m2g को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? m1 माइनस m2, यहाँ पे बचा m1 प्लस m2, और यहाँ पे सब कुछ कॉमन आ गया तो 1 बच गया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने एलसीएम लिया, ये पूरी वैल्यू 1 के साथ जाकर हुई मल्टीप्लाई, ये हो गया m1 प्लस m2, यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे m1 माइनस m2 पहले से मौजूद है। तो क्या कैंसिल हुआ? माइनस का m2 प्लस का m2 कैंसिल हो गया। m1 प्लस m1 कितने हो गए? 2m1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, अब देख लेते हैं केस 2 व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव वर्टिकली एंड अदर मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब जो एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल बॉडी ए, वो मूव कर रही है वर्टिकली, और वो एक रस्सी से जुड़ी हुई है जो कि पास हो रही है पुली पर से, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है बॉडी बी, वो रखी हुई है एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर। अब यहाँ पर जो फोर्सेज हैं उनको देख लो। सबसे पहले मास m1 है तो वेट w1 है जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। रस्सी इसको खींच सकती है ऊपर की तरफ, तो टेंशन की डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड। इस ऑब्जेक्ट को रस्सी खींच सकती है राइट साइड पर, तो टेंशन की डायरेक्शन होगी राइट साइड पर। इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, तो ये आ गया डाउनवर्ड w2। और एक एक्स्ट्रा फोर्स है इस केस में, क्योंकि हमने उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, वो है उस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन जो कि एक्ट करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों तरफ टेंशन भी है, वेट भी है, और नई फोर्स जो है वो है नॉर्मल रिएक्शन जो कि अप्लाई हो रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। बिल्कुल उसी तरह से स्टडी करेंगे। अच्छा, हो क्या रहा होगा? ये बॉडी मूव कर रही होगी नीचे की तरफ, और ये वाली बॉडी मूव कर रही होगी राइट साइड पर, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि ये वाली बॉडी अपने आप ऊपर चली जाए और ये वाली जो है वो लेफ्ट साइड पर जाए। तो जो हो सकता है पॉसिबिलिटी वो ये है कि m1 मूव करेगा डाउनवर्ड और m2 मूव करेगा राइटवर्ड। दोबारा से हमने डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉडी ए को स्टडी करा, तो दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक है w1 जो कि डाउनवर्ड है, और एक है टेंशन जो कि अपवर्ड है। तो मैंने बताया बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है डाउनवर्ड, तो इसका मतलब वेट ज़्यादा और टेंशन कम। तो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे, w1 माइनस टी, और वेट को हमें पता है w इज इक्वल टू mg होता है, तो पहली बॉडी का है तो m1g हो जाएगा, और फोर्स को हमने f1 का नाम दिया है, वो हो जाएगी m1a। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉडी बी को स्टडी करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया एक्ट कर रही होगी राइट साइड पर, मूव कर रही होगी राइट साइड पर। और देखो यहाँ पे एक बात तो कन्फर्म है, बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो जो रिएक्शन है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, वो बराबर होगा उस बॉडी के वेट के, वेट जिसे हमने नाम दिया है w2 का। तो रिएक्शन और वेट तो बराबर होंगे, तो एक ही नेट फोर्स है जिसकी वजह से वो बॉडी मूव कर रही है राइट साइड पर, और वो फोर्स है टेंशन। तो सारी की सारी जो नेट फोर्स है वो बराबर होगी टेंशन के। तो फोर्स F2 है तो आ जाएगा M2A, और टेंशन एज इट इज। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। वही काम करना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए, जो इक्वेशन नंबर 1 है और 2 है उनको ऐड करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 थी m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, इक्वेशन नंबर 2 थी m2a इज इक्वल टू टी। प्लस का टी और माइनस का टी हो गया कैंसिल, यहाँ पर आ गया m1g। यहाँ से a कॉमन आ रहा है तो a को कॉमन ले लिया, और ये जो m1 प्लस m2 आया इसको हमने दूसरी तरफ डिवाइड में भेज दिया। तो एक्सेलरेशन का आंसर आ गया m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। फिर टेंशन की बारी है, तो टेंशन का वही तरीकेकार ही जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी, m2a इज इक्वल टू टी। a की जगह पे a की वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि हमने फाइंड करी है अभी। क्या वैल्यू थी? उसकी वैल्यू थी m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो अगर a की जगह पे वैल्यू पुट करूँगा a की, तो क्या आ जाएगा आंसर m1g जो कि a के साथ था, m2 यहाँ से आ गया, और अपॉन में आ गया m1 प्लस m2। सो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग
इन केस 2 जिसमें एक बॉडी वर्टिकली मूव करती है और दूसरी बॉडी मूव करती है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, जिसमें आपने टेंशन के दोनों केसेस को स्टडी करा, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। तो फर्स्ट ईयर के लिहाज से ये एक आसान टॉपिक है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग मैट्रिक में कवर कर चुके हो, बट फिर भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करने के बाद आप न्यूमेरिकल्स को भी देख सकते हो चैप्टर नंबर 3 के, और टेंशन के भी जल्दी अपलोड होने वाले हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए तलाश फेस एकेडमी। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।